जापान ने सबसे बड़ी स्कॉलरशिप मैक्स स्कॉलरशिप अनाउंस कर दी है, जिसमें आपको ना तो आईएलटीएस की ज़रूरत है, ना ही एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत है और ना ही आपको एप्लीकेशन फीस की ज़रूरत है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, इसमें आप बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी ट्यूशन फीस फ्री होती है, ट्रेवल अलाउंस और अकोमोडेशन आपका फ्री होता है और उसके साथ ही साथ आपको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे जापान की सबसे बड़ी और सबसे फेमस स्कॉलरशिप के बारे में, जिसको मैक्स स्कॉलरशिप भी कहा जाता है। ये स्कॉलरशिप बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के लिए है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। मंथली स्टाइपेंड से लेकर अकोमोडेशन तक एवरीथिंग इज कवर्ड इन इट। अप्लाई करने के लिए ना तो एप्लीकेशन फीस की ज़रूरत है, ना ही आपको आईएलटीएस की और ना ही आपको एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ईमेल सेंड करने की ज़रूरत है। तो बहुत आसान और काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। इस स्कॉलरशिप में ज़रूर अप्लाई करें। इस स्कॉलरशिप के हम बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफर हो रहे हैं इस स्कॉलरशिप में और किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं और डेडलाइंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेनिफिट्स पे जाने से पहले आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे WhatsApp चैनल और Facebook पेज को फॉलो कर लें ताकि आने वाली हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। सारे सोशल अकाउंट्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बात करते हैं हम बेनिफिट्स से। बेनिफिट्स में जैसे कि पहले मैंने बताया कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फीस पे करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको आईएलटीएस की जरूरत है और ना ही आपको एक्सेप्टेंस लेटर लेने की जरूरत है। अगर आप एक्सेप्टेंस लेटर लेते हैं तो आपके लिए चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं, अदरवाइज आपको इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए एक्सेप्टेंस लेटर नहीं चाहिए आपको। बाकी स्कॉलरशिप इंक्लूडिंग सीएससी स्कॉलरशिप एंड अदर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स इन चाइना are right now closed. This is best time and good opportunity for you all to apply in this scholarship. काफी सारे इसके बेनिफिट्स हैं। मंथली स्टाइपेंड की हम बात करें तो बीएस के लिए 1,17,000 येन, जो कि जापानीज करेंसी है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। पीकेआर पर मंथ दिए जाते हैं और मास्टर्स के लिए 1,44,000 येन पर मंथ दिए जाते हैं और पीएचडी के लिए 1,45,000 येन पर मंथ दिए जाते हैं। इसके साथ ही साथ आपको आपकी जो ट्यूशन फीस होती है वो फ्री होती है, आपका अकोमोडेशन फ्री होता है और जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं इस स्कॉलरशिप सारे कवर किए जाते हैं। इवन कि आपको ट्रेवल अलाउंस भी दिया जाता है। जब आपकी सिलेक्शन होती है तो जो आपका ट्रेवल एक्सपेंस है वो भी आपको दिया जाता है। अगरचे आपकी डिग्री के लिए जापानीज लैंग्वेज या प्रिपरेटरी कोर्स जिसको हम कहते हैं वो ज़रूरी है, तो वो भी आपको फ्री में करवाया जाता है। तो ये थे बेनिफिट्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हम जाते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो एज की रिक्वायरमेंट है, बैचलर्स के लिए 5 इयर्स होनी चाहिए मिनिमम, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 2002 तक चाहिए। एमएस और पीएचडी के लिए रिक्वायरमेंट है तो 35 इयर्स की एज लिमिट है, जिनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अप्रैल 1992 से पहले की नहीं होनी चाहिए। और जो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है तो एजुकेशन के लिए अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए और इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं मास्टर्स के लिए तो आपके पास 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन विथ बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन विथ मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। क्योंकि ये काफ़ी सवाल आते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं लास्ट डेज में कि हमारी बीएस 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन है और एसोसिएट डिग्री हमने की हुई, या कोई कह रहा है कि हमारी जो मास्टर्स है वो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है। इस वजह से मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन अगर आप बीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन आपको चाहिए अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आपके पास अभी तक डिग्री नहीं है तो आप होप सर्टिफिकेट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन पे अब हम चलते हैं। डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन काफ़ी क्रिटिकल सेक्शन है और काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है काफ़ी लोगों को। जब से मैक्स स्कॉलरशिप अनाउंस हुई है तो डॉक्यूमेंट्स के लिए स्पेशली काफ़ी क्वेश्चंस हो रहे हैं मुझसे। डॉक्यूमेंट्स को हम क्लियर करते हैं। डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा, मार्कशीट काम चाहिए होगा, जो कि आप जापान एम्बेसी इन पाकिस्तान की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंटरमीडिएट की पास सर्टिफिकेट और उसकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होंगे। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, एटलीस्ट यूनिवर्सिटी से आपके वेरीफाई होने चाहिए।
HEC और मोफा के लिए नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो इनकी अनाउंसमेंट में मैंने देखा है तो क्लियरली लिखा हुआ है कि एटलीस्ट जो आपका इंस्टीट्यूशन है वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होने चाहिए अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं। तो 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आपको चाहिए होंगे। उसमें से जो एक रिकमेंडेशन लेटर है वो मैंडेटरी है। मैंडेटरी रिकमेंडेशन लेटर में जो आपका प्रीवियस इंस्टीट्यूशन है, अगर आप इंटर के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो जो आपकी प्रीवियस कॉलेज है उसके प्रिंसिपल या उसके टीचर का जो रिकमेंडेशन लेटर होगा वो आपको चाहिए होगा। आप मास्टर या PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी होती है उसमें से एप्लीकेशन लेटर है वो आपको चाहिए होगा, जो कि मैंडेटरी है। दूसरा ऑप्शनल है, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो एक रिकमेंडेशन लेटर आपको जॉब प्लेस से होना चाहिए। और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो रिकमेंडेशन लेटर है ये ऑप्शनल रिकमेंडेशन लेटर है, इसके अलावा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि रिकमेंडेशन लेटर का जो फॉर्मेट है वो इनकी वेबसाइट पे दिया गया है, अगरचे आप वो यूज़ कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आप कोई दूसरा रिकमेंडेशन लेटर का फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा है कि मास्टर्स और PhD के लिए आपको रिसर्च प्लान चाहिए होगा। मास्टर और PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ज़रूर आपने थीसिस अपनी की होगी, तो थीसिस का जो एब्स्ट्रैक्ट है वो भी आप भेजना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अगर भेज दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपकी जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। उसके अलावा जो मेडिकल फॉर्म है, मेडिकल स्टडी इन जापान की वेबसाइट से आपको वो भी मिल जाएगा। वो भी आपको किसी डॉक्टर से फिल करवाना है और प्लस में डॉक्टर की सिग्नेचर और स्टैम्प इस मेडिकल फॉर्म पे होना चाहिए। अगर हम प्रोग्राम्स पे चलें तो प्रोग्राम्स में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे ह्यूमैनिटी हो गया, सोशल साइंसेज हो गया। फर्दर अगर आप ह्यूमैनिटीज़ में जाएंगे तो सोशियोलॉजी, लॉ या लिटरेचर वगैरह आपको फर्दर मेजर्स मिल जाएंगे। और अगर आप सोशल साइंसेज में देखेंगे तो इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस हो गया, अकाउंटिंग हो गया, इस तरह के आपको मेजर्स मिल जाएंगे। उसके अलावा मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोलॉजी हो गया। अगर आप फर्दर इनमें देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे इसमें फर्दर मेजर्स मिलेंगे, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया और क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी हो गया, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक हो गया। इस तरह से आपको काफ़ी मेजर्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको जनरल मेजर बता रहा हूँ। मेंटल साइंसेज हो गया, फार्मा साइंसेज हो गया, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, स्पोर्ट्स साइंस हो गया। इस तरह के काफ़ी सारे मेजर्स आपको मिल जाएंगे। अगर एक एक मेजर में मेंशन करना शुरू करूं तो शायद ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और अब हम चलते हैं अप्लाई आपको किस तरह से करना है, क्योंकि ये एम्बेसी ट्रैक है, यूनिवर्सिटी ट्रैक की डेडलाइंस काफ़ी एंड हो चुकी हैं। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। एम्बेसी ट्रैक है तो इसमें आपको सारे आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एम्बेसी या कॉन्सुलेट भेजने हैं। इस्लामाबाद में जापान की एम्बेसी है, इस्लामाबाद और नियर बाय एरियाज से हैं तो आप इस्लामाबाद की एम्बेसी के एड्रेस पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। और जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको फोटोकॉपी भेजनी, ओरिजिनल नहीं भेजने, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपको फिर रिटर्न नहीं होने। अगर आप बलूचिस्तान, सिंध इंक्लूडिंग कराची बिलोंग करते हैं तो आप अपनी कॉन्सुलेट इन कराची की जो एड्रेस है, एड्रेस दोनों में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्स की इवोल्यूशन होती है और उसके बाद आपको टेस्ट या इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाता है तो आपके लिए आने जाने के लिए भी काफ़ी आसानी रहेगी। डेडलाइंस की बात करें तो डेडलाइंस में जो BS की डेडलाइन है फॉर पाकिस्तान वो 5 जून 2026। जो मास्टर्स और PhD के लिए डेडलाइन है इन पाकिस्तान 26 मई है मास्टर्स और PhD के लिए। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी। मेरी कोशिश होती है टू द पॉइंट जितना शॉर्ट हो सके वीडियोस बनाऊं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी आसान हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर अपने दोस्तों से शेयर करें और मेरे व्हाट्सएप चैनल को और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से अगली एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।